वेलकम बैक। जय हिंद। आज है हमारा डे 5 ऑफ PYQ सीरीज़ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का चैप्टर पूरा आता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं। आज हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो आज हम बेसिक्स ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा ग्राफ का ही चैप्टर होता है। इसमें ग्राफ बनाना नहीं है, पर पूरा चैप्टर ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड है। तो बेसिक्स ऑफ ग्राफ अपने को पता होने चाहिए, वो पढ़ लेंगे फटाफट। फिर डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आपको पता ही होगा, यही दो फार्मूलाज है पूरे चैप्टर के अंदर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मिड पॉइंट फार्मूला भी तो है यार, वो सेक्शन फार्मूला के सब पार्ट होता है, तो मैं उसके अंदर ही इंक्लूड उसको कर लूंगा। और लास्ट चीज हमको प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ना है। अब क्वाड्रिलैटरल किधर से लेके आ गया मैं इस चैप्टर के बीच में, तो यार बहुत ही ज़्यादा फेमस PYQs है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो कि क्वाड्रिलैटरल्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर ही बेस्ड है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेटर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल के, तो क्वेश्चन में फंस जाओगे, आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है। इसलिए वो भी मैं कवर करूंगा क्योंकि ये PYQ सीरीज है ना, अपने को PYQ को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है सब कुछ और पढ़ना है। ओके, तो शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ ग्राफ से। सबको पता रहेगा यहाँ पर ये अपनी होती है वाई एक्सिस और ये होती है अपनी एक्स एक्सिस। दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, बीच में जहाँ पर ये मिलते हैं इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये तुम्हारी वाई एक्सिस। ओके, टोटल आपके पास ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट लिख देता हूँ, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x होता है पॉजिटिव, y भी होता है पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव, y होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं दोनों ही नेगेटिव, x और y दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है पॉजिटिव, y होता है नेगेटिव। ये साइंस वगैरह आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जब भी आप कोई कोऑर्डिनेट लिखते हो, ये जो आप ऐसे पॉइंट मार्क करते हो ना, इसका जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो ब्रैकेट के अंदर, तो पहले होता है x फिर होता है y। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए बेसिक। x के कोऑर्डिनेट को आप एप्सिसा कहते हो। मेरे को स्पेलिंग का भी पता नहीं है एप्सिसा क्या स्पेलिंग है, कुछ ऐसी होगी। और y के कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डिनेट कहते हो। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि असर्शन रीजन या MCQs क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये सारे शब्द यूज हो सकते हैं। मीनिंग ही नहीं पता तो करोगे कैसे, बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ ग्राफ। इसके अलावा अब देखो, आपके पास मान लो कोई इक्वेशन दे रखी हो, जैसे कि x माइनस 4y इक्वल टू 3। ठीक है, हर एक इक्वेशन का एक ग्राफ पे लाइन बनता है। ओके, हर एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ओके, और ये पूरे चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ही होने वाले हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होने वाले पूरे चैप्टर के अंदर। तो हमेशा हर एक इक्वेशन का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। डन। दूसरी चीज आपको जो बतानी है, यार यहाँ पर ये जो x और y के ऐसे वैल्यूज हम पुट करेंगे जिससे कि LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशंस। नहीं समझा होगा सबको, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मान लो देखो, मैंने x और y की कुछ ऐसी वैल्यू रख दी जिसको सॉल्व करके मेरा 3 आंसर आ जाए। जैसे x को अगर मैंने क्या रखा, चलो 7। x को अगर मैं 7 रखता हूँ, x को मैं रखूंगा 7 और y को मैं रखता हूँ 1। ओके, तो देखो x को जैसे मैं ही 7 रखूंगा, x को जैसे ही मैं 7 रखूंगा तो ये बनेगा 7 माइनस 4 और y की वैल्यू 1। तो ये 7 माइनस 4 कितना होता है? 3। तो यार RHS में तो 3 ही था, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो हम बोलेंगे ये जो 7 कॉमा 1 है ना, ये है सॉल्यूशन। ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होते हैं? x और y की वो वैल्यू जो आप पुट करोगे इक्वेशन में, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। काइंड ऑफ लाइक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, थोड़ा बहुत जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के ही लॉजिक से होता है। डन। ये आपको बेसिक्स ग्राफ के सारे क्लियर है, इसमें अभी कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर, टाइम पास नहीं करेंगे ज़्यादा, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर डायरेक्टली आ जाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला तो थोड़ा इजी है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला तो इजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करेंगे जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्यों है, इसका क्या यूज़ है, और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, पहली बात तो उसके नाम में लिखा है डिस्टेंस, तो आपके पास ग्राफ के ऊपर दो पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें अगर फाइंड करना है कि पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे यूज करेंगे भाई, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लेते हैं x1 और y1, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लेते हैं x2 और y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आप यूज करोगे तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस डायरेक्टली आ जाएगा। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कुछ कुछ मुश्किल नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेट मत करो। डिस्टेंस फॉर्मूला इतना ही है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे फाइंड क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड होता है। डन। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में ना दो तीन टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको टर्म्स बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल वगैरह नहीं करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस लेके आया हुआ आपके लिए, तो एग्जांपल्स वो प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चंस से हो जाएगी। मैं आपको वो सारा नॉलेज अभी दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस में यूज होगा। ओके, पीवाईक्यू सीरीज चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन में दो तीन टर्म्स आते हैं, जैसे कि इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट एक टर्म आता है, देन रिलेशन, रिलेशन एक टर्म आता है। ओके, हाँ मेरे ख्याल से यही दो टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको शायद ना पता हो। तो इक्विडिस्टेंट वर्ड का मीनिंग देखो, नाम में ही है इक्वी डिस्टेंट, इक्वी का मतलब इक्वल, डिस्टेंट, डिस्टेंट लिख दिया रे मैंने तो, इंग्लिश थोड़ी सी बिगड़ गई, ये डिस्टेंट है, यहाँ पर टी है, टी। ओके हाँ, तो डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंट वर्ड का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या एग्जाम्पल लिया जाए, तो मैं बोलूंगा P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अगर मैं ऐसा बोलूं तो इसका मीनिंग क्या है, ए और बी दो पॉइंट्स है, और P जो पॉइंट है P, वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे लाई करता है, यानी ये जो AP डिस्टेंस है और BP डिस्टेंस है वो दोनों सेम हो जाएंगे, AP इज इक्वल्स टू BP। प्लीज ये याद रखो, मैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त यही चीज आपको रिपीट कर करके पढ़ाने वाला हूं। तो ये एक फिक्स पैटर्न है, जब इक्विडिस्टेंट वर्ड आता है तो आपको यही चीज करनी होती है, AP इज इक्वल्स टू BP, ठीक है, याद रखो। अब रिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, रिलेशन वर्ड का मीनिंग होता है इक्वेशन। इसका मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ये आपको क्वेश्चन में ही डायरेक्टली समझाऊंगा, थोड़ी देर 5-10 मिनट का इसका क्वेश्चन आ ही जाएगा। बस फिलहाल के लिए याद क्या रखना है, रिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन। तो आई होप डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पूरी तरीके से क्लियर है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों होता है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ओके, अब हम आएंगे सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। अब अपन आते हैं सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर। अरे चलो, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है देखते हैं अभी। यहाँ सेक्शन फॉर्मूला, अब हमने पढ़ा यार दो पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनेगी। सही बात है, दो पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यार अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक तीसरा पॉइंट मार्क कर दूं, इसके ऊपर सी पॉइंट, ओके। अब ये सी पॉइंट ने क्या किया, इस पूरे लाइन को दो सेगमेंट, दो पार्ट्स में बांट दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया। ये जो दो पार्ट्स है वो कौन कौन से है,
एक है AC और एक है BC। इन दोनों पार्ट्स को ही आप सेक्शंस कहते हो। ठीक है, क्या कहते हैं? सेक्शंस। क्या कहते हैं? सेक्शंस। ठीक है, तो अब देखो ये हो गए तुम्हारे सेक्शन AC और BC। अब ये जो दोनों सेक्शंस है वो किसी रेशियो में डिवाइड हुए ना, ये किसी रेशियो में डिवाइड हुए, क्योंकि ये पूरी एक सिंगल लाइन थी, उसको अपने दो हिस्सों में बांट दिया, तो दोनों हिस्सों का कुछ तो रेशियो तो होगा, बराबर है। तो वो रेशियो आपको गिवन होगा, मान लो 1:2, फॉर एग्जांपल मान रहे हैं 1:2 का रेशियो है। ओके, तो इस रेशियो की मदद से और ए बी के कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम ना ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं हम? रेशियो की मदद से किसी लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लेता हूं। तो रेशियो हमेशा गिवन तो होगा नहीं, फिलहाल के लिए मैं m1 और m2 मान लेता हूं, m1:m2। ठीक है, कुछ बच्चे इसको m:n की तरह भी याद रखते हैं कुछ बच्चे। ठीक है, दोनों चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का कोऑर्डिनेट होता है, याद रखना, ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है ना, पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसका हमेशा कैपिटल X और कैपिटल Y लिखने का। ठीक है, तो x का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कैसे याद होगा सर, कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार, 1 2 2 1 1+2 ऐसे याद रखो, 1 2 2 1 1+2 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे याद रखो। फिर y के लिए क्या होता है? y के लिए भी सेम टू सेम है, x की जगह पे बस y आ जाएगा, यहाँ पर y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम टू सेम फॉर्मूला, बस x की जगह पे y आ गया। ओके, बहुत इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है एक्चुअल में। आपको ना क्वेश्चन पढ़ के बस उसका क्या पूछा है वो क्लियर हो गया ना, तो आप इजीली कर पाओगे। सेक्शन अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही ऐसा कंफ्यूजिंग होता है ना, बच्चों को समझता नहीं क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है। तो आज उसी की मेन प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूलाज वगैरह तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को याद ही हो गए रहेंगे ये सब। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब कुछ बच्चे जो बोलते हैं ना एक और फॉर्मूला है सर मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब क्या होता है ना, कभी कभी ये जो मैंने एग्जाम्पल में ये जो सी पॉइंट लिया है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये कभी कभी एकदम सेंटर में हो सकता है, लाइन के पूरे सेंटर में, यानी मिड पॉइंट पे। ठीक है, लाइन के एकदम मिड पॉइंट पे हो सकता है। तो फिर जो रेशियो है वो रेशियो तो 1:1 बन जाएगा। तो इस केस में, सिर्फ पर्टिकुलरली इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए, वो होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। होता वो सेक्शन फॉर्मूला ही है, उसी को एक शॉर्ट तरीके में लिखते हैं। देखो वो फॉर्मूला होता है, x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो आप खुद ही कंपेयर करो ना, कंपेरेटिवली कितना इजी लग रहा है याद करने के लिए भी, और सॉल्व करते वक्त भी कितना इजी होगा, माइंड में ही कर लेंगे हम मोस्टली। तो यार ये ऐसा कैसे हो रहा है? तो देखो है तो सेक्शन फॉर्मूला ही, उसी को बस अलग तरीके से लिखा है। कैसे सर? देखो ये x वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आपको y वाला भी समझ जाएगा। अब हमें पता है जब मिड पॉइंट का केस होगा तो रेशियो है 1:1, यानी कि m1 भी तुम्हारा 1 है, m2 भी तुम्हारा 1 है। तो इस फॉर्मूला में m1 की जगह पे अगर मैंने 1 लिख दिया तो ये 1x2 बनेगा, m2 की जगह पे 1 लिखा तो ये 1x1 बनेगा, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 कितना 2 बनेगा। तो वो देखो वही फॉर्मूला रेडी हो गया तुम्हारा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो होता एक्चुअल में मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ही है, बस उसी का एक शॉर्ट वर्जन अपन डायरेक्टली याद रखते हैं, सो दैट अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये बात है। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला एज सच सब पार्ट है, सेम ही चीज होती है, बस अलग से याद रखो टाइम बचाने के लिए। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्लियर होगा, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और बहुत सी चीजें हैं, देखो तुम अगर सोच रहे हो कि पढ़ने वाली इतनी चीजें इस चैप्टर में, तो नहीं, बहुत सारी और चीजें हैं जो कि एक्चुअल में आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ आएंगी। तो मैं फालतू में आपका पहले ही दिमाग खराब नहीं करूंगा, वो सब बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। अपने को अभी बेसिक पढ़ना है, फिर सीधा क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें नई नई पढ़ोगे।
तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एक लास्ट टॉपिक बचा है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, वो पढ़ के अपन आगे बढ़ते हैं। तो यार अपने पास क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे मेन तो आपका पैरेललोग्राम, सबसे मेन आपको पढ़ना है पैरेललोग्राम के बारे में। ओके, फिर पैरेललोग्राम के ही टाइप्स होते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। रेक्टेंगल, फिर यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूं, और रोम्बस। तो ये 4 शेप अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, और प्लीज मेंशन, मतलब मैं मेंशन कर रहा हूं, याद रखो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस पैरेललोग्राम के ही टाइप्स है। तो पैरेललोग्राम के अभी मैं जो भी आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में भी होगी, एज इट इज कॉपी पेस्ट, ठीक है। पर रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर के अपने अपने भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो वो भी अलग से याद रखने हैं। तो पैरेललोग्राम के जो प्रॉपर्टीज आपको इस चैप्टर में पता होने चाहिए वो है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं भाई, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इक्वल एंड पैरेलल बोथ, इक्वल एंड पैरेलल बोथ। फिर इसके जो डायगनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ पैरेललोग्राम में डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके डन, चलेगा। पैरेललोग्राम में आपको ये दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल में भी सेम ही होता है भाई, रेक्टेंगल में भी सेम ही होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। पर इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है, रेक्टेंगल के जो डायगनल्स है ना वो भी इक्वल होते हैं, डायगनल्स आर इक्वल। सर ये सब क्यों बता रहे हो, देखो आपको कभी कभी ना 4 पॉइंट्स दे देंगे ऐसे, ए बी सी और डी, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे आपको, सबके सबके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, और बोलेंगे कि टेल विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय दीज 4 पॉइंट्स। तो आपको अगर प्रॉपर्टीज ही नहीं पता तो आप कैसे बता पाओगे कि कौन सा फिगर है। तो देखो सबसे पहले आप अपोजिट साइड्स की मेजरमेंट निकालोगे, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम कहला सकता है। पर वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बराबर है। तो हमें कैसे पता कि पैरेललोग्राम ही है, फिर आप डायगोनल्स चेक करोगे, अगर डायगोनल्स की मेजरमेंट अलग अलग आ जाए, डायगोनल्स की मेजरमेंट अलग अलग आ जाए तो वो पैरेललोग्राम है। पर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कब समझेंगी, जब प्रॉपर्टीज याद होंगी, ठीक है। ओके, फिर आते हैं स्क्वायर पे, फिर आ जाते हैं स्क्वायर पे अपन। तो यार स्क्वायर में अलग क्या है, पैरेललोग्राम से अलग क्या है। देखो मैं रेक्टेंगल में सिर्फ एक चीज लिखा हूं, मतलब इतना ही है क्या, नहीं, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में डिफरेंस इतना है, बाकी पैरेललोग्राम की ये जो दो प्रॉपर्टी है वो इसमें भी लागू होते हैं। अब स्क्वायर में अलग क्या है, स्क्वायर में अलग ये है कि इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर इसमें और क्या अलग है, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, इसके भी डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल। फिर आते हैं रोम्बस पे। अब रोम्बस में पैरेललोग्राम से अलग क्या है, रोम्बस में पैरेललोग्राम से अलग ये है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, बस ऑल साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही, रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। ओके तो अच्छा, अगर मैंने आपको ये पूछा 4 पॉइंट्स देके कि स्क्वायर है या रोम्बस है बताना है, तो देखो आप सबसे पहले तो सारे साइड्स की मेजरमेंट निकालोगे, तो सारे साइड्स अगर इक्वल आ गए, चारों साइड्स अगर इक्वल आ गई, ये आपका मान लो ऐसा कोई शेप है, इसमें ए बी सी डी नाम दे दूं, सबके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दूं, आपने ए बी बी सी सी डी और ए डी की वैल्यू निकाल ली और चारों इक्वल आ गई, तो आपके पास दो ऑप्शन खुल गए, या तो वो स्क्वायर होगा या तो वो रोम्बस होगा। कंफर्म कैसे किया जाए, डायगोनल की मेजरमेंट निकालोगे, डायगोनल अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा। ये सारे बेसिक चीजें आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, तो ये सब पता होना चाहिए। आई होप आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्लियर है। अब हम सीधा क्वेश्चंस पे आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है, देखो ये सब आपका बेसिक नॉलेज ऑफ ग्राफ है, ठीक है, पहला एमसीक्यू ग्राफ का नॉलेज है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4, 0 फ्रॉम x एक्सिस इज,
आपको पूछा है एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस वर्ड देख के डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाने जाना यार। ग्राफ अगर आपको आता है, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है 4,0, ये आपके 1 2 3 4 एक्स एक्सिस के फोर्थ पॉइंट पे है वो वाला पॉइंट। ठीक है, 4,0 इधर होगा, ये सबको आता रहेगा, मेरे को पता है ये सबको आता है। ठीक है, यहाँ पर है वो पॉइंट। तो ये एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है? अरे भाई ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है, तो एक्स एक्सिस से दूर कैसे हुआ? 0 यूनिट्स। एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो है। देखा कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। बच्चे 4 देख के 4 आंसर, देखो आधे बच्चे 4 आंसर कर देते, मैं बता रहा हूँ। 4,0 देख के ना आधे बच्चे 4 आंसर करते, जो रॉन्ग हो जाता। तो आपको बेसिक अपने माइंड में क्लियर रखना है। ग्राफ बना लो ना यार, रिस्क क्यों लेते हो? रफ वर्क है आपके पास, रफ शीट होती है, वहां पर ग्राफ बना लेने का, देखने का अच्छा ये पॉइंट तो इधर ही एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो 0 यूनिट्स होगा। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैं पूछूं एक्स एक्सिस की जगह पे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितने दूरी पर है, तो आंसर 4 हो जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि देखो ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये 1 2 3 4 यूनिट्स की दूरी पर है। डन? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए विच इज -3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो सेम ही टाइप का सवाल है। ओके तो देखो, अगर नहीं आपके बेसिक क्लियर, आप बनाओगे ग्राफ। जिनके बेसिक क्लियर है वो तो कोऑर्डिनेट्स देख के ही बता देंगे, तो जिनके बेसिक क्लियर है उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, पॉइंट ए कहाँ पर है? -3, -4। देखो ये 1 2 3, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर वो पॉइंट आएगा, वो पॉइंट इधर आएगा। अब ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है? 4 यूनिट्स की दूरी पर है। कितना? 4 यूनिट की दूरी पे। नेगेटिव मत बोलना, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, तो 4 यूनिट, तो बी आपका आंसर है। यही अगर मैं पूछूं आपको कि वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कितना? 3 यूनिट्स। ठीक है यार, ये एमसीक्यू बहुत आते हैं। ठीक है, आप कोई भी साल के क्वेश्चन उठा लो, 2024 23 22, मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यार ये प्रैक्टिस करके ही जाना। अभी करवा दी 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, और क्या जरूरत है भाई, 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं फिलहाल के लिए, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। देखो जब भी कोई शेप आता है ना, हमेशा यार वो शेप बना लिया करो। ठीक है, तो इसका सेंटर, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है अपने पास 2a, a-7। तो तुम्हारा x क्या है? 2a, और y क्या है? a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a की वैल्यूज फाइंड करनी है इफ द सर, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, if the circle passes through the point 11, -9। मतलब क्या है यार? सर्कल ऐसा एक ये कर्व फिगर होता है, बराबर है। अब ये सर्कल ऐसे बहुत सारे पॉइंट से बनता है ना, तो वो बोल रहे हैं ये जो सर्कल है एक पॉइंट से पास करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 11, -9। समझे? ये था मीनिंग। एंड उसका डायामीटर है 10√2। डायामीटर 10√2 है, तो रेडियस कितना होगा भाई? 5√2। सबको ये तो पता ही रहेगा। ठीक है, हाफ कर देते ना अपन, उसका आधा कर देते, 5√2। तो मुझे बताओ सेंटर से बॉर्डर, ये तो आपका रेडियस ही होता है ना, जिसका डिस्टेंस दे रखा है 5√2। तो भाई अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते ना इसके अंदर। ठीक है, हम इसके अंदर अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 x2 y1 y2 ये सब पता है क्या अपने को? देखते हैं। हाँ, ये तुम्हारा x1, ये तुम्हारा y1, ये तुम्हारा x2, ये तुम्हारा y2। एग्जाम में भी ऐसे पेंसिल से लिख लिया करो, मतलब वो पुट करते वक्त रॉन्ग नहीं होगा फिर। और ये है तुम्हारा डिस्टेंस, 5√2 तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस। ये है तुम्हारा डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस की जगह पे लिख दूंगा भाई 5√2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ठीक है, x2 की जगह पे क्या आएगा? 11 माइनस x1 की जगह पे आएगा 2a। फिर y2 की जगह पे आएगा -9। फिर उसमें माइनस करेंगे y1। अब देखो y1 जो है वो दो चीजें हैं, तो इसलिए ब्रैकेट डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, इसलिए।
और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट से रूट कैंसिल नहीं होता, पहले बता रहा हूँ। अगर ये पूरा रूट होता ना, पूरा इतना पूरा रूट होता तो यस मैं कैंसिल कर सकता था, पर सिर्फ रूट 2 के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड वगैरह करके आप सॉल्व कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट, वो चलेगा। ठीक है, तो मैं कर ही देता हूँ, चलो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर ही देता हूँ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो इससे होगा क्या, ये रूट हट जाएंगे, ये बनेगा 25 × 2। देखो इसका अगर पूरा होल स्क्वायर करोगे और इसका पूरा होल स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल। अब ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर यानी 2, 25 2 सा 50, तो ये बनेगा 50 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, देखो ये क्या लिखा है, अब ढंग से मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा जो बहुत क्वेश्चन में यूज होगी। ये लिखा है -9 माइनस में ब्रैकेट a-7 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, बराबर है। तुमको दिख रहा है 9 के पास भी माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो मैं माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैं माइनस माइनस कॉमन लूंगा ना तो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा 9 प्लस a-7 का होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा सर, यार ये माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो तो प्लस बन जाएगा, तो एक तरीके से माइनस तो हट गया ना, एक तरीके से माइनस तो हट जाएगा, और माइनस हट गया तो कैलकुलेशन तो थोड़ी इजी हो जाएंगे ना यार, समझ रहे हो। तो ट्राई करना ये चीज, जब भी आपके ब्रैकेट में दोनों चीजें माइनस क्यू हो, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो दोनों चीजें पॉजिटिव बन जाएगी, और वो माइनस जो है ना, वो माइनस का स्क्वायर होने ही वाला है जो कि प्लस बन जाएगा। तो एक तरीके से आपके पास 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा, जो कि ज़्यादा इजी है सॉल्व करते वक्त, क्योंकि माइनस के साइन के साथ गड़बड़ होती है ज़्यादा। चलेगा ना, तो ये याद रहेगा, अगर दोनों साइन माइनस के है, दोनों टर्म्स के साइन नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन लेने का जिसका स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये मैं मिटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अब आपको अगर क्लियर है तो चलेगा। चलो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, स्क्वायर वगैरह ओपन कर देते हैं अभी। तो ये बनेगा 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 222 44 ए, मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर क्या बनता, ये माइनस माइनस कॉमन आके प्लस बन जाता, तो कुछ ऐसा होगा, 9 माइनस की जगह पे प्लस था, ठीक है, सब अब प्लस बन चुका है, 9 प्लस a-7 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ 9 माइनस 7 कितना होता है, 2, तो मैं 2 लिख दूंगा सीधा सीधा, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका 2 प्लस ए का होल स्क्वायर, जो मैं अभी ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो भले टाइम जाए, स्टार्टिंग में टाइम जाए चलेगा, बाद में आपको जितने शॉर्टकट मारने हैं मार लेना, पर स्टार्टिंग थोड़ा स्टेप्स बड़ा बड़ा के अच्छे से क्लियरली लिखो। तो 2 प्लस ए का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a। अब सारे लाइक टर्म्स वगैरह ऐड सब ट्रैक कर लीजिए, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाइए। ठीक है, तो अब मैं देखो, हाँ, ये ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इनको ऐड कर दूंगा, 4a² प्लस ए स्क्वायर कितना होता है, 5a², फिर -44a और प्लस का 4a मतलब माइनस का 40a, फिर क्या बचा 121 प्लस 4 यानी कि प्लस का 125, और अगर 50 को मैं यहाँ पर भेजूंगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का 50 इक्वल टू, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं यानी कि 0 0। तो अभी सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, 5a² माइनस 40a, और ये बनेगा प्लस का 75 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको दिख रहा होगा, सब मेरे बच्चे होशियार है, सबको दिख रहा होगा यहाँ पर 5 कॉमन है, तो अपन 5 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा a² माइनस 8a प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। 5 चले जाएगा 0 के पास, 0 बन जाएगा। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी है जिसको सॉल्व करना अपने को आता है। ठीक है, 15 क्या होता है, 3 5 15, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ, चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और a की वैल्यू मिल जाएगी, वही तो फाइंड करना था ना, a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये बनेगा a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस का 15 इक्वल्स टू 0। दोनों की जोड़ी, दोनों की जोड़ी, इन दोनों में कॉमन आएगा a, तो a माइनस 5 बचेगा ब्रैकेट में, इन दोनों में कॉमन आएगा माइनस का 3
तो बचेगा a माइनस 5। हर बार रिपीट करता हूँ, वापस कर रहा हूँ, जैसे ही ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन आएगा अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस। अब ये दोनों ब्रैकेट ही कॉमन ले लूंगा मैं, तो a माइनस 5 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो a के मेरे क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, एक आ रहा है +5 और एक आ रहा है +3। तो मेरे a के दो वैल्यूज आ गए, +5 और +3। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने अच्छे से आपको समझा। एक बार रिकॉल कर लेते, रिकैप कर लेते क्या क्या पढ़ा अपन ने। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे कोई फिगर का मेंशन होगा तो फिगर बना लिया करो, फिर पॉइंट्स अकॉर्डिंगली मार्क कर लिया करो। फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने का दिमाग लगाया। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो आप, ऐसे रूट से रूट डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, जो कि इजी पड़ेगा। उसके बाद अगर किसी भी ब्रैकेट में दोनों टर्म्स नेगेटिव हो, देखो ये एक टर्म है, ये जो ब्रैकेट है ये एक टर्म है और 9 एक टर्म है, अगर दोनों टर्म नेगेटिव हो तो आप माइनस कॉमन ले लिया करो, जिससे कि वो पूरा प्लस का ही बन जाएगा, जो कि आसान पड़ेगा सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में होता है। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो आपका एप्सिसा वगैरह आ चुका है। तो यार ये एप्सिसा शब्द पता होना चाहिए ना क्या होता है। तो एप्सिसा क्या था, एक्स वाला पॉइंट, एक्स वाला, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट एप्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट्स दिस एंड दिस इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। देखो यही प्रॉब्लम है, देखो ये मैं कह रहा था ना कि ये क्वेश्चन बच्चों के पल्ले नहीं पड़ता। क्या है क्वेश्चन, देखो क्या बोला था, प्रूव दैट एप्सिसा ऑफ अ पॉइंट P, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना भाई x और y, बराबर। तो ये जो x है ये होता है एप्सिसा, हमें प्रूफ करना है कि ये जो एप्सिसा ऑफ पॉइंट P, और पॉइंट P के बारे में बता रहे हैं, ये जो विच इज, ये क्या है, ये पॉइंट P के बारे में बता रहे हैं, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B। तो ये जो P पॉइंट है ये ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। मैंने आपको कहा था ना, जैसे इक्वल डिस्टेंस शब्द आता है मैं आपको ये करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस का ये मीनिंग होता है, ए पी इज इक्वल टू बी पी, मैंने कहा था आपको। ओके, ये उसका मीनिंग होता है। तो ये आपको गिवन है कि ए पी इज इक्वल टू बी पी, और ए के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं 7,1, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5। हमें अच्छा वो हो गया, उसके बाद क्या है, इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट, कुछ संबंध ही नहीं, कहां से आ गया अचानक इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। तो देखो सब्जेक्ट ये था, ठीक है, प्रूव दैट एप्सिसा, ठीक है, प्रूव दैट एप्सिसा इज टू मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। तो ये जो x है वो अपने y से दो ज्यादा है, तो x इक्वल्स टू 2 + y, ये है आपका टारगेट। ऐसे क्वेश्चन को डिकोड करना है, ये आपका टू प्रूव दैट होगा। क्वेश्चन में लिखते हो ना पहले गिवन टू प्रूव दैट, तो ये लिखोगे नहीं तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, ये पता ही नहीं अगर आपको कि प्रूफ क्या करना है तो मार्क्स मिलेंगे कैसे। तो हमने पूरे क्वेश्चन को डिकोड किया, ठीक है। इंग्लिश यार देखो कैसा है ना, मैथ सब्जेक्ट है पर इंग्लिश नहीं आती ना तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो घंटा नहीं कर पाओगे, ऐसा बात है। तो इसलिए इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये हमने पूरा डिकोड कर लिया, मीनिंग समझ लिया, हमने यहाँ पर लिख लिया कि ये हमारा टारगेट है। ओके, चलो पहले मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ, अच्छे से लिखूंगा अभी। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x,y। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व तो बताओ कैसे करना है। तो मैं सॉल्व सोल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो आपका जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन जिसमें इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट वर्ड आते ही आपको ये लाइन लिखनी है, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, और इसी को सॉल्व करना है। जो आपको पूछा गया है या जो आपको प्रूफ करना है ना, वो इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगा और कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लगेगा। कोई भी क्वेश्चन उठाओ जिसमें इक्विडिस्टेंट बोला है ना, उसमें ए पी इज इक्वल टू बी पी, यही चीज करनी है, और इसको सॉल्व करोगे पूरा तो ये जो भी आपको पूछा जाता है वो अपने आप रेडी हो जाता है आपके सामने। करके देखे, ठीक है करके देखते हैं। ए पी क्या है, इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस है, यानी मैं लगाऊंगा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल्स टू बीपी। बीपी में भी तो डिस्टेंस ही लगा निकालोगे ना, तो उसमें भी वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर सेम टू सेम चीज लिख कट कर दे पूरा, अरे भाई फॉर्मूला लिखा है,
वैल्यू पुट तो करो। इधर का जो x2 x1 है, इधर का x2 x1 अलग अलग होगा भाई, सेम थोड़ी होगा। ठीक है, लाइंस अलग अलग है ना। तो ये तो फॉर्मूला लिखा है, अभी वैल्यूज पुट करेंगे अपन। हाँ, एक चीज याद रखो, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट डायरेक्टली कट हो ही जाएगा। अब कैसा है ना, मैथ्स में डायरेक्ट स्क्वायर रूट कट करते नहीं है अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं। तो जैसा भी आपको सूटेबल लगे एग्जाम में वैसा कर लेना। अभी मेरे पास जगह भी कम है, चलो लिख ही देता हूँ मैं, क्यों इतना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम में स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना पड़ता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट करना अलाउड नहीं होता वैसे तो। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट वहां पर कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यूज लिखते हैं, तो कैसे लिखना है मैं आपको बेस्ट तरीका बता दूं। देखो, पहले हम एपी के वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, एपी के वैल्यूज लिखेंगे। तो ए पहले आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा x1 y1, फिर p आ रहा है तो ये तुम्हारा x2 y2। ऐसे पेंसिल से लिख लिया करो, पेंसिल से। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा यार, ये बनाओ, अच्छी बात है, बना लिया करो। x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज पुट कर दो। तो पहला ब्रैकेट क्या है, x2 यानी कि x माइनस x1 क्या है 7 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, इक्वल टू। अब मैं इसके x2 x1 y2 y1 मार्क करता हूं, ठीक है, तो ये मिटा देता हूं मैं। ओके, ये मिटा देता हूं। अब बीपी के लिए b पहले आ रहा है तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 और y2। ठीक है, मैं जानबूझ के ये ए पी इज इक्वल टू बी पी लिखता हूँ, सो दैट पी जो है ना मेरा वो x2 y2 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, वो ये सोच समझ के मैं अपने अपने टैक्टिक्स होते हैं ना, वैसा है वो। फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है y माइनस y1 क्या है 5 का होल स्क्वायर। चलो सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपना आंसर रेडी हो जाएगा। देखो, सारे ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करना, ये बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये बनेगा अपने पास वाई स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2y, इक्वल्स टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और लास्ट ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब ये जो मैं माइंड में कर पा रहा हूँ ना, वो आपको नहीं जमता, आप आराम आराम से करो, जल्दबाजी नहीं लगी है, रेस नहीं है, अपना अपना फुल मार्क्स लाना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, ये तो फिक्स्ड है भाई, ये तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद और कुछ कट हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, वो सब कर देंगे अपन फटाफट फटाफट। तो मैं इधर क्या कर सकता हूँ, देखो 49 प्लस 1 मैं 50 लिख सकता हूँ, 14x और 2y एज इट इज लिख दूंगा। फिर आर एच एस में क्या हो रहा है, 9 प्लस 25 36, 34 सॉरी 34, हाँ 34, और क्या है फिर माइनस का 6x और माइनस का 10y। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे x ले लूंगा, एक साइड पे y ले लूंगा, ठीक है। तो y को इधर भेज देता हूँ, x को इधर भेज दूंगा, और कांस्टेंट को भी y के साथ भेजूंगा। ऐसा क्यों सर, अरे देखो ना, कांस्टेंट और y एक साथ है और x अलग से, इसलिए। ठीक है, ये लॉजिक है। तो 50 में से 34 माइनस हो जाएगा, 50 में से 34 माइनस, फिर ये माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y बन जाएगा। यहाँ पर कोई y था, हाँ ये था, माइनस का 2y पहले से ही था, इज इक्वल्स टू, फिर क्या बचा, ये 14x माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये पहले से माइनस में ही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ, इसको तो इतना नीचे ले लेते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, चलो, तो क्या क्या बचा, देखो 15 माइनस 34 करोगे तो 16 आएगा तुम्हारा आंसर, 16 प्लस 10 में से 2 गए 8y इज इक्वल्स टू 14 में से 6 गए 8x। सबको पता है यहाँ पर 8 कॉमन है, 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 8x, और 8 से 8 कट हो गया, जो तुम्हारा टू प्रूव दैट है अपने आप रेडी हो गया। तो मैंने जो कहा था याद है कि नहीं, जैसे ही इक्विडिस्टेंट वर्ड पढ़ोगे आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी आ जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंड में ए पी इज इक्वल्स टू बी पी आ जाना चाहिए, मैं यहाँ पर हाईलाइट करके रखता हूँ। सीधा सीधा आपको यहाँ पर ए पी इक्वल टू बी पी वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज वगैरह पुट करके, जो आपका टारगेट है अपने आप रेडी हो जाएगा। मैंने आपको बोला था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही, और वही हुआ, आंसर इज रेडी। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ किसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, प्लीज फॉलो करना। ओके,
चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बाजू में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो आपको अगर, ये आप भी लिख लेना, अपने कोई नोट्स वगैरह कुछ लिखते हो ना उसमें, इक्विडिस्टेंट वर्ड पढ़ लिया, इक्विडिस्टेंट वर्ड पढ़ लिया, तो इससे आपको समझना है ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। फिर इसमें पुट करनी है वैल्यूज, इसमें क्या पुट करनी है, वैल्यूज, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। तो ये ऐसे आप एक नोट नोट टाइप यहाँ पर अपने कॉपी वगैरह में बना के लिख के रख सकते हो, सो दैट आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। ओके, ठीक है, यही सारे टैक्टिस टाइम बचाते हैं भाई, पेपर अगर टाइम के अंदर कंप्लीट करना है ना, तो ये सारे टैक्टिस आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए कॉमा 4 एंड ये जो 3 पॉइंट्स है, ठीक है, नहीं, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस, अच्छा इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, चलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये, इसको मैं पी बोल देता हूँ। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज गिवन बाय, आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो उसके लिए ए और बी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अरे भाई अपने को क्लियरली बोल रहे हैं कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट जिसका मिड पॉइंट है पी, और सबके कोऑर्डिनेट्स है ना, ए के क्या है ए कॉमा 4, पी के क्या है 2 कॉमा 6, और बी के क्या है 2 कॉमा 2b। अब हमें बोला है अगर मिड पॉइंट, तो क्या यूज करेंगे अपन, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखो पहली बार यूज कर रहे हैं, अभी ढंग से ध्यान देना कैसे यूज करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, वो होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, बराबर है। तो यहाँ पर x क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, देखो यहाँ पर जो लेफ्ट में लिखा है वो x1 y1, ये बीच वाला कैपिटल X और कैपिटल Y बताया था थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा b का x2 और y2, डन। तो x इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आ रही है भाई 2 है ना, x की वैल्यू 2 है, पुट कर देंगे, x की वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू x1, x1 कितना है भाई a, x2 कितना है भाई 2 अपॉन में 2, 2 को भेजो इधर 4 बन जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2, 2 माइनस करेंगे 4 में से तो a की वैल्यू आ जाती है 2, तो आपका a का वैल्यू आ गया, डन। b निकालते, b कैसे निकालेंगे भाई, b कहाँ पर है, y की जगह पे है ना, तो y का फॉर्मूला पुट करो, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू थी 6, y1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2b अपॉन में 2, भेजो इधर 12 बन गया, 4 को इधर भेजेंगे माइनस में जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2b, यानी कि 8 इज इक्वल्स टू 2b, जो कि 2 से कट कर देंगे, तो 4 आंसर आएगा b का। क्या पूछा है अपने को क्वेश्चन ने, वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तो भाई 2 प्लस 4 कितना 6, ये आपका आंसर, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूजेज समझ गए हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, मिड पॉइंट फॉर्मूला वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आई होप सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक है। टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर, शेप आ गया, तो मैंने आपको सिखाया है भाई, शेप आ गया तो चुपचाप यहाँ पर बना लिया करो, तो एक ट्राइंगल बना लूंगा, अरे राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बन गया, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, किस्मत ही खराब है भाई, हाँ, पी क्यू आर, जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे, पी के दे रखे हैं -1,5, क्यू के दे रखे हैं 5,2, और क्या बोला है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द पी क्यू इन द रेशियो 2:1, तो भाई यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो पी क्यू को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सर आपने 1:2 लिखा है, 2:1 का लिखा, ढंग से देखो, लाइन का नाम क्या है पी क्यू, तो मतलब आप ऐसे बनाओगे, पी क्यू इसको डिवाइड कर रहा है वो 2:1 के रेशियो में, तो पहला वाला जो पार्ट है वो 2 होना चाहिए, दूसरा वाला 1, तो मैंने ये सोच समझ के लिखा। बच्चों ने अगर किसी ने, तुम में से किसी ने अगर यहाँ पर 2:1 ऐसा लिख दिया ना, हो गया कल्याण, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो सोच समझ के अपना डेटा लिखा करो, डन। तो मैं इधर ही बना देता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, ट्रायंगल जाने दो, इधर ही बना लेते हैं। क्या है फिर अपने को, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अपने को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के, इसको मैं ए बोल दूँ,
तो आपको x कॉमा वाई फाइंड करने का है। कैसे करोगे? सेक्शन फॉर्मूला से, पढ़ा है ना सेक्शन फॉर्मूला। इसको आप p के क्या है -1,5 और q के दे रखे हैं 5,2। अब मैं पहले मार्किंग करूंगा। ये है मेरा x1 y1, ये है मेरा x2 y2, और रेशियो को क्या मार्क करते हो आप? m1 और m2। अब वैल्यूज पुट करके अपन सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ, चलेगा? सॉल्व करते हैं अभी। तो मैं सेक्शन फॉर्मूला से x निकालूंगा पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2। कैसे याद रहेगा? 1 2 2 1 1 प्लस 2। x के लिए m1 क्या पुट करेंगे? 2 x2 का है भाई 5, m2 क्या है 1 और x1 क्या है माइनस का 1 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। तो x बन रहा है अपना 10 माइनस 1 अपॉन 3 यानी कि 9 अपॉन 3 जो कि होता है 3। तो x आ गया अपना 3। y निकालते हैं अभी। y के लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। y होगा तुम्हारा सेम टू सेम फॉर्मूला 1 2 प्लस 2 1 अपॉन में 1 प्लस 2। तो y के लिए m1 वापस वही 2, y2 कितना है 2, m2 है 1 और अच्छा यहाँ पर मैंने x लिख दिया क्या? ठीक है ठीक है, यहाँ पर y1 होगा। हाँ, तो y1 कितना है 5 बराबर है, हाँ, अपॉन में 2 प्लस 1। तो y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 अपॉन में 3 यानी कि वापस वही 9 अपॉन में 3। तो कट करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आया अपना 3,3 जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो, करेक्ट है। तो आपने अभी देखो इस चैप्टर में जो 3 फॉर्मूलाज थे, तीनों फॉर्मूलाज का यूज आपने देख लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया, और अभी ये सेक्शन फॉर्मूला भी आपने देख लिया यूसेज। क्लियर है? पर क्या इतने से हो जाएगा क्या काम? नहीं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में कंडीशन आती है इक्वी डिस्टेंट, जो हमने पढ़ी। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला में भी आते हैं कुछ कंडीशंस, जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में क्या था? रेशियो दे रखा था, कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। ये था इजी क्वेश्चन, ये था इजी क्वेश्चन। कभी कभी रेशियो नहीं दिया रहता है, कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, आपको रेशियो फाइंड करना पड़ता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वो भी पढ़ना है, अभी आएगा, आगे आएगा। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते क्या है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। ये क्या है? इक्वेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हर एक इक्वेशन की एक लाइन होगी ग्राफ के ऊपर, ठीक है? तो उसी की बात चल रही है। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट p एंड q। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो ये अपना ग्राफ है मान लो। ओके, इस इक्वेशन की एक लाइन ऐसे जा रही होगी। तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को p पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, y एक्सिस को q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये मुझे पढ़ के समझा, ये आपको भी समझना है। एग्जाम में ये दिमाग चलना चाहिए, वरना भाई नहीं हो पाएंगे क्वेश्चन, ना हो नहीं पाएंगे। ओके, फिर क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो यार ये पी क्यू का मिड पॉइंट पूछा है, पी क्यू का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे। अच्छा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर ये अपनी लाइन है वो Q और P वाली, बराबर है, जिसका मिड पॉइंट अपने को फाइंड करना है। A बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो A के पॉइंट में x y मान लेता हूँ। अब मिड पॉइंट है तो रेशियो कितना होगा? 1:1। तो अपन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब बात आती है Q और P के कोऑर्डिनेट्स की, जो कि नहीं दे रखे, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो वो आएगा आपके इस इक्वेशन से। कैसे सर? ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो मुझे बताओ उसका वाई हमेशा क्या होगा? 0। सेम वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसका हमेशा एक्स क्या होगा? 0। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब सर ये दूसरा कोऑर्डिनेट कहां से निकाले हम? तो उसके लिए इक्वेशन काम आएगी। पहले मैं इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6। देखो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है? तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लेके, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। ये बनेगा 6x प्लस 4y अपॉन में 24 इज इक्वल्स टू 1। 24 को भेजो इधर, तो ये बना 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24।
अब आपको अगर इसको 2 से कट कर देना है सबको तो 2 से कट कर सकते हो कॉमन लेके, तो ये बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। क्या लिया यहाँ पर, 2 कॉमन ले लिया और 2 से 24 को कट कर दिया, तो ये आपकी इक्वेशन रेडी है। अब देखो इस इक्वेशन से ही तो ये लाइन बनी है, इस इक्वेशन से ही तो ये लाइन बनी है। तो भाई ये जो तुम्हारा पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है तुम्हारा P, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं, इस इक्वेशन के अंदर पुट करूं, तो LHS RHS मैच होना चाहिए कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ रहा जो मैं अभी कह रहा हूं ना, मैं थोड़ा आपको बेसिक बताता हूँ। देखो अभी देखो ये PYQ सीरीज में ना ये सब पढ़ना है, समझना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ। जिनको आता है वो थोड़े से बोर हो जाएंगे, पर जिनको नहीं आता है ना उनके लिए भाई ये सोने पे सुहागा हो जाएगा एकदम। देखो ढंग से देखो, 9th स्टैंडर्ड में आपके पास ऐसी कुछ इक्वेशन होने के 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, और फिर आप यहाँ पर एक डब्बा बनाते थे और इस डब्बे में ऐसे सेक्शंस बना के इधर लाइन खींचते थे, यहाँ पर x लिखते थे, y लिखते थे। याद आया, याद आया। फिर क्या करते थे, लेट x इक्वल्स टू 0 वगैरह वगैरह, तो x 0 पुट करने का, यहाँ पर पुट करने का x 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 बराबर। तो ये तो 0 बन गया और 2 से 12 कट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। सही बात है। तो ये जो 0,6 आपका आया है, ये क्या है, एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का, बराबर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो P पॉइंट है ना, ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे अपन यहाँ पर अपने मन से कुछ मानते थे ना और वैल्यू पुट करते थे इसके अंदर, वही मेरे पास P का एक कोऑर्डिनेट है, मुझे पता है कि P का y क्या है, 0। तो अगर मैंने ये 0 इस इक्वेशन में पुट कर दिया y की जगह पे, तो मुझे x मिल जाएगा, किसका, P का। दिमाग में घुसा, अभी अभी दिमाग में घुस गया होगा, अब समझे कि नहीं, बराबर, ठीक है। तो अब सब लोग एकदम इक्वल स्टेज पे आ चुके हैं, टॉपर्स और रैंकर्स, सारे के सारे बच्चे, टॉपर हो कोई भी एवरेज बच्चा क्यों ना हो, सब अब इक्वल लेवल पे आ गए। तो अब सबको समझ गया करना क्या है। तो अगर मुझे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में y की जगह पे 0 रख दूंगा। तो ये बनेगा 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, जो कि ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, 3 से 12 कट कर देंगे, जो कि आएगा 4। तो मुझे मिल गए भाई P के कोऑर्डिनेट, ये हो गया 4। अगर Q का निकालना है तो ये 0 क्या है, x है ना, तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 लिख दूंगा। तो Q के कोऑर्डिनेट के लिए मैं x की जगह पे 0 रख दूंगा, 3 इंटू 0 जो अभी किया था एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 6। तो आपके पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं कि नहीं, सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ, ओके सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो अब मैं मार्क करता हूँ, देखो ये तुम्हारा x1 y1, मैं हमेशा मार्क करके ही पढ़ाता हूँ भाई, मेरा वो वैसा ही तरीका है, ज़्यादा इजी पड़ता है। आपको फाइंड क्या क्या करना है, x और y फाइंड करना है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, सीधा सीधा कर लो। x1 क्या है तुम्हारा 0, x2 क्या है तुम्हारा 4 अपॉन में 2, बताओ इसको कितना ही टाइम लगेगा, 4 अपॉन 2 क्या होता है 2, ठीक है। फिर y होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y1 क्या है तुम्हारा 6 प्लस 0 अपॉन में 2, कितना टाइम लगेगा भाई, 6 अपॉन 2 क्या होता है 3, तो 2,3 देख लो, 2,3 फर्स्ट ऑप्शन ही है, खत्म, आंसर आ गया। सर एमसीक्यू के लिए इतना सब, अरे भाई ऐसा नहीं है, देखो क्या ये सब आपको पता था क्या, पहले से नहीं पता था क्या, ये पी कोऑर्डिनेट क्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकालते, क्या आपको पता था क्या, नहीं पता था, आपने सीखा। अब आप सीख चुके हो, ये सारी चीजें आप माइंड में या रफ में बहुत फटाफट कर सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मेरा काम है आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के सिखाना, अच्छे से इन डेप्थ सारे स्टेप्स। तो अब आपको अगर ये समझ गया तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी करोगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यही क्वेश्चन की, मिनिमम 3 बार, 3 बार सॉल्व करोगे यही क्वेश्चन बिना देखे तो दिमाग में घुसेगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, if the midpoint of the line segment joining the points A and B is P, तो देखो वही थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन किया था अपने, देखो मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, वही वही पैटर्न आ रहा है, स्टेटमेंट का पैटर्न वही है। अभी थोड़ी देर पहले क्या रहेगा, कहा गया मिड पॉइंट, हाँ देखो, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ये A B इज P, वही तो सेम है,
सेम तो चीज़ लिखी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग तो आ गया रहेगा अभी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ जाएगा आप थोड़ा बहुत पहले से ही। तो ये ए है, ये बी है, इसका मिड पॉइंट दे रखा है पी, रेशियो है 1:1, ए के कोऑर्डिनेट्स में लिख दूंगा। ये सारी चीज़ें पढ़ते ही लिख लो, पढ़ते ही लिख लो। पी के क्या है, एक्स कॉमा वाई है, बी के क्या है, के कॉमा 6 है। और क्या बोल रहे हैं, एंड x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो एक इक्वेशन दे दी, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये x और y क्या है, p के कोऑर्डिनेट से देखो, यहाँ पर ढंग से देखो, x और y, x और y। तो ये जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर लिखे, ठीक है। अच्छा, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, ये दे रखा है, आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू। अच्छा, पूरा डेटा लिखने के बाद ना मेरा दिमाग कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट पढ़ते ही आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, लिख लेता हूँ पहले। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 बराबर है। ये अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अब मुझे बताओ, अगर मैं x वाले में पुट करूंगा, x वाले में, तो मेरे पास x1 पर x2 नहीं है ना, x1 है पर x2 नहीं है, ऊपर से मेरे पास x भी नहीं है। तो एक ही इक्वेशन से दो दो वैल्यूज तो निकाल नहीं सकता मैं, ठीक है। एक ही इक्वेशन से दो दो वैल्यूज तो निकाल नहीं सकता, तो मैं y पे जाता हूँ। अब मेरे पास y की वैल्यू नहीं है भाई, y1 है, y2 भी है, तो मुझे y मिल जाएगा ना, y मिल जाएगा, बराबर है। अब y मिलते ही मैं y इसमें पुट कर, y मिलते ही मैं y इसमें पुट कर दूंगा तो मुझे x मिल जाएगा। अब अगर मुझे x मिल गया तो इसमें पुट करके मुझे k मिल जाएगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का डेटा लिखने के बाद मेरे दिमाग में ये सब आ रहा है, ओके। तो आपके दिमाग में भी आएगा, कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। तो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं मैं। तो ये तो बाद में करना है, ये तो बाद में करना है। y पे आते हैं, तो y इज इक्वल्स टू y1 जो कि 4 है, y2 जो कि 6 है, अपॉन में 2, 10 अपॉन 2 क्या होता है, 5। तो y आ गया 5, 5 इसमें पुट करता हूँ तो x प्लस 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x आ जाता है मेरा 5, पॉजिटिव 5, ठीक है। ये 5 मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, ठीक है। चलो x और y की जगह पे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x की जगह पे भी 5 लिख लेंगे, y की जगह पे भी 5 लिख लेंगे। तो अब मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा, इधर पुट कर देते हैं। तो ये x है 5, x1 कितना है 3, x2 कितना है k, मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी, इसको इधर भेजूंगा, ये 10 बन जाएगा। 10 इज इक्वल टू 3 प्लस k, 3 को भेजेंगे इधर, माइनस में जाएगा, तो 7 इज इक्वल्स टू k मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी, सर ने बताया तो इजी, पर यही चीज तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कल के कल भूलोगे, 100% गारंटी है मेरी। जो बच्चे एवरेज है ना पढ़ाई में भाई, तुम समझो, अभी देखो, दिल पे नहीं लेने का, सर ने एवरेज बोला, दिल पे नहीं लेना है, समझना है खुद की, समझो लाइक ही, समझो खुद की क्या है फिलहाल। अगर एवरेज हो ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ फॉलो करो। तुम 80 में से ना 64 के ऊपर मार्क्स ले आओगे, अगर मेरा पूरा लेक्चर हर बार पूरा देख रहे हो, हर जो चीज़ बोल रहा हो फॉलो कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो लेक्चर में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, 3 बार मिनिमम, 3 बार खुद से प्रैक्टिस करो। उसके अलावा और करनी है प्रैक्टिस, यस, मेहनत लेनी पड़ेगी अभी, ठीक है, 10 दिन है बस, करो यार। चलो आगे बढ़ते। तो फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये जो दो पॉइंट्स है, अच्छा इसको a बोल देते ना, इसको b बोल, जब भी नाम नहीं दिया ना खुद से मान लो, ठीक है। तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, यहाँ पर a होगा, यहाँ पर b होगा, फिर अपने को समझेगा ना, मैंने एक बारी में स्टेटमेंट पढ़ा तो नहीं समझेगा, पहले फिगर बनाएंगे। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, 5 और -6, b के क्या है, -1 और -4। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मुझे बताओ, इस लाइन को, ये जो y एक्सिस है, किसी रेशियो में डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी, और ये होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होगा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें ये जो पॉइंट है, मान लो c, ठीक है, ये c के दोनों कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, ऊपर से अपने को इसका रेशियो भी निकालने का है, बराबर, इसका रेशियो भी निकालने का। कैसे निकालेंगे, जस्ट
पिछले कुछ क्वेश्चन में किया था अपन ने, अगर y एक्सिस किसी लाइन को कट कर रही है तो y एक्सिस का हमेशा वो x क्या होता है, x 0, बराबर। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना मेरे ख्याल से, याद रहेगा। y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। ओके, चलेगा। अब इसका रेशियो पूछा है तो मैं यही कह रहा था, कभी कभी रेशियो पूछते हैं भाई, तो रेशियो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी आपको रेशियो पूछा गया है ना, तो हमेशा रेशियो को मानेंगे k:1, ठीक है, k:1। इसका फायदा क्या है, देखो, आपका नॉर्मली रेशियो क्या होता है, m1:m2, बराबर है भाई। अगर आपने दोनों रेशियो के वैल्यूज को वेरिएबल रखा तो आपका आंसर आ नहीं पाएगा ना यार। आपके पास इक्वेशन तो एक ही है, आपके पास इक्वेशन तो एक ही है, तो दोनों का आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो वो काम आसान करने के लिए आप रेशियो को k:1 मानते हो। तो सर आपने तो फिर इसके हिसाब से m2 को 1 माना अपने आप, ये तो गलत हो जाएगा ना, अपन ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। सही बात है भाई, अज्यूम कर नहीं सकते, पर मैंने m2 को 1 नहीं माना है, तुम समझो थोड़ा। मैंने रेशियो को जब k:1 बोला तो ये इसको अपन लिखेंगे k/1, बराबर है। तो मेरी k की वो वैल्यू आएगी, मेरी k की वो वैल्यू आएगी जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो m1/m2 अपने आप फॉर्म हो जाएगा। मान लो m1 और m2 क्या है, 3, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, m1 और m2 है 3:4, बराबर है, बराबर है। तो मेरी k की वैल्यू पता है क्या आएगी, मेरी k की वैल्यू ही 3/4 आएगी, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में अगर आंसर m1 और m2 का 3:4 है ना, तो मेरी k की वैल्यू 3/4 आएगी। इससे क्या होगा देखो, 3/4/1 बनेगा, फिर k:1 ना, k:1 का ये मतलब हुआ, तो 1 तो 4 के पास जाके 4 ही बन जाएगा ना, तो घूम फिर के आपका यही m1 आ गया और यही m2 आ गया। तो देखो ये गलत नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। आई होप आपको ये लॉजिक समझ गया हो, ठीक है। तो नहीं भी समझा ना, नहीं भी समझा, बस इतना याद रखो, फिक्स्ड है। जो बच्चों का नहीं है ना बेसिक क्लियर, वो ज़्यादा इन डेप्थ मत जाओ। जिनको नहीं पता क्या हुआ यहाँ पर, वो इतना याद रखो, रेशियो का क्वेश्चन है ना, तो रेशियो को k:1 मानना है, बराबर। इतना फिक्स्ड हो गया आपको। चलो, अगर ये क्लियर है तो ये तुम्हारा m1 m2 हो गया, बराबर है। ये तुम्हारा कैपिटल X कैपिटल Y, ये तुम्हारा x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2। ओके, तो अब मुझे बताओ, मुझे रेशियो फाइंड करना है, मुझे रेशियो फाइंड करना है। अब मैं x वाला फॉर्मूला लिखूं या y वाला? तो अगर किसी ने y बोला तो वो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि y तो खुद पता ही नहीं ना, अपने को फाइंड करना है। तो पहले जो पता है उसका यूज करो, x पता है, अगर मुझे y पता होता तो मैं y का यूज करता। ये लॉजिक है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x आएगा तुम्हारा 0, m1 कितना है भाई k, x2 कितना है तुम्हारा इंटू -1 प्लस m2 कितना है तुम्हारा 1, x1 कितना है 5 अपॉन में k प्लस 1। अब ये जो k प्लस 1 है वो इधर जाके डायरेक्ट 0 ही बन जाएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है। k इंटू -1 माइनस का k, 1 इंटू 5 होता है 5, k को इधर भेज देंगे तो k की वैल्यू आ जाती है 5, k की वैल्यू आ जाती है 5। तो मुझे बताओ k की वैल्यू अगर 5 आ गई तो रेशियो तुम्हारा क्या बनेगा, 5:1। तो ये है तुम्हारा रेशियो, ये तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर। फाइंड द रेशियो, तो हमने रेशियो फाइंड कर लिया 5:1, डन। अब आपको क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी y भी फाइंड करना है आपको। तो y के लिए भाई लिखो ना आप फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब तो आपके पास m1 m2 की वैल्यू आ गई ना, ओरिजिनल वैल्यू लिख दो सीधा सीधा। तो y इज इक्वल्स टू m1 कितना है 5, y2 कितना है -4, m2 है 1 और y1 कितना है -6 अपॉन में 5 + 1। तो y आएगा तुम्हारा -20 -6 अपॉन में 6, यानी कि -26 अपॉन में 6, बराबर है। 2 3 सा 2 13 सा पर -13, तो y आएगा तुम्हारा -13/3। आप फ्रैक्शन में ही आंसर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। तो इसके साथ आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। याद रखने की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेशियो। अगर रेशियो वाला क्वेश्चन है तो उसमें रेशियो हमेशा क्या मानोगे, k:1 मानोगे। फिर k:1
या तो x के या तो y के फॉर्मूला में पुट करके आपको k की वैल्यू मिलेगी। कौन से फॉर्मूला में पुट करना है, कैसे पता चलेगा, वो क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन में कोई ना कोई एक चीज दी रहेगी, या तो x या तो y, तो उसमें पुट करके k की वैल्यू निकाल लेना, आपको रेशियो मिल जाएगा। फिर उसकी मदद से आप दूसरा जो पूछा है वो फाइंड कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकता हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। ये कुछ फिक्स टाइप के सवाल है। 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। पहले आप फिगर बनाओगे, फिगर के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। फिगर बनाओगे तो ये A और ये B, तो A का कोऑर्डिनेट -2,2, B का कोऑर्डिनेट 2,8। अब ध्यान दो, हमें इसके 4 इक्वल हिस्से करने ना, इनटू क्या है 4 इक्वल पार्ट्स है ना। तो मैं 1 2 3 4 हो गए, 4 हिस्से हो गए। इसको कुछ भी नाम दे दो, P दे दो, Q दे दो, R दे दो, रैंडमली कुछ भी नाम दे दिया मैंने। आपको एक एक करके सबके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, P के कोऑर्डिनेट्स अलग, Q के अलग, R के अलग। ठीक है, कैसे करने का मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एकदम एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, पर पूरा ध्यान देना। अब 4 इक्वल पार्ट्स, इक्वल मतलब क्या, सारे पार्ट्स इक्वल है मेजरमेंट में, तो टोटल रेशियो तो ये बनेगा 1:1:1:1, क्योंकि चारों पार्ट्स इक्वल है, बराबर है। अब सबसे पहले आप निकालोगे Q। क्यू क्यू निकालेंगे सर ठीक है, क्यू ही क्यू निकालना है, क्योंकि क्यू जो है ना वो ए और बी के बीच में आएगा ना, एकदम एग्जैक्ट बीच में। देखो फिगर से भी आपको दिख रहा होगा, क्यू जो है वो एकदम बीच में आएगा, बराबर है। तो अब ऐसा इमेजिन करो, देखो अब ऐसा इमेजिन करो, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये बीच में एकदम क्यू है। अब रेशियो क्या बनेगा, तो देखो ये दोनों का ग्रुप बन गया, ये दोनों का ग्रुप बन गया, तो रेशियो क्या बना 2:2। पर 2 से 2 तो कट हो जाएगा, तो घूम फिर के रेशियो आपका क्या आ जाएगा, घूम फिर के रेशियो आपका आ जाएगा 1:1। इसलिए मैंने बोला कि क्यू कहाँ पर है, एकदम बीच में है ना, तो 1:1 रेशियो आ गया, डन। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, -2 इसको x,y, इसको 2,8। अब मुझे बताओ x और y नहीं निकल सकते क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला से, फटाफट करेंगे एकदम, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू, x1 क्या है -2, प्लस x2 क्या है 2 अपॉन में 2, ये तो 0 बन गया। -2 और 2 क्या होता है 0, 0 अपॉन 2 0। तो x क्या आ गया 0, कॉमा y निकालते, y क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y आएगा तुम्हारा, y1 क्या है 2, y2 क्या है तुम्हारा 8 अपॉन में 2, 10 अपॉन 2 यानी 5। तो ये हो गया रेडी Q का आंसर। विद इन सेकेंड्स तुम्हारा आंसर आ गया। अब आएंगे P के ऊपर या R के ऊपर, आपका डिसीजन। मैं P पे आ रहा हूँ, ठीक है, आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो। P पे आते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का बेस्ट तरीका पता है कौन सा है, आप लोगे ये वाली लाइन AQP, ये लाइन लोगे। ऐसा क्यों सर, क्योंकि भाई जरा ढंग से देखो, ए से लेके क्यू तक का रेशियो क्या है 1:1। भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला सबसे इजीएस्ट है और सबसे क्विकेस्ट है, सबसे जल्दी वही होता है, तो वो यूज करो ना हर बार। ठीक है, तो ये -2,2 इसका x और y, क्यू के क्या आ गए अपन ने निकाले अभी जस्ट 0,5। चलो पुट करो x के फॉर्मूला में, x के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो -2 अपॉन में 2 क्या होता है, माइनस का 1। ठीक है, फिर इसका -1 आ गया, कॉमा कॉमा y निकालते, y क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 यानी 7/2। अब इसको LCM मतलब डेसिमल में लिखना है यानी वो तुम्हारी डिसीजन है, मैं 7/2 ही रख रहा हूँ, आप इसको 3.5 भी लिख सकते हो। ओके, P आ गया। अब अगर R निकालना है तो R के लिए आप ये वाला लाइन, अब मेरे ख्याल से सबको समझ गया, R के लिए आप ये वाली लाइन लोगे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर Q, इधर B, यहाँ पर है R, रेशियो वापस 1:1 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। Q कितना था 0,5 और B कितना था 2,8। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी कि 1 आ जाएगा। 2/2 क्या होता है 1, तो y1 क्या होगा भाई, y1 होगा y होगा y1 5 प्लस y2 8 अपॉन में 2, यानी 13 अपॉन में 2।
वही वापस डेसिमल में लिखना है नहीं लिखना है वो तुम्हारा डिसीजन है। तो आर तुम्हारा क्या आता है 1,13/2। आई होप सबको क्लियर है। देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने आप नहीं दिमाग में आएगी, प्रैक्टिस करोगे तो ही दिमाग में आने वाली है। तो आई थिंक सबको ये अभी समझ चुका है। एकदम करेक्ट प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ो। पहले हमने क्यू निकाला, क्योंकि क्यू जो था वो ए और बी का मिड पॉइंट था और हमको ए और बी के पॉइंट्स सारे दोनों दे रखे थे, तो हमारा क्यू इजीली आ गया। क्यू आने के बाद आप पी या आर दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हो पहले। तो ये वाला मैंने पी निकाला पहले और ए और क्यू को लिया, क्योंकि पी जो है इन दोनों का मिड पॉइंट था, इजीली आ गया। फिर आर के लिए मैंने क्यू भी लिया क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट था, इजीली आ गया। ये लॉजिक है, ये फंडा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आया कि नहीं पैरेललोग्राम? तो मैंने इसलिए आपको वो सब पढ़ाया है, तो पैरेललोग्राम बना लेते फटाफट। अरे रेक्टेंगल कैसे बन रहा है भाई? चलो ठीक है, पैरेललोग्राम में ही बना देता हूँ अच्छे से। ये हो गई लाइंस पैरेलल, इसको ज्वाइन और ये इसको ज्वाइन। ठीक है, लग रहा है पैरेललोग्राम लग रहा है। यहाँ पर ए लिख लेता हूँ, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। कोऑर्डिनेट्स लिख ले। ए का है 6,1, बी का है p,2, सी का है 9,4 और डी का है 7,q। क्या करना है भाई? देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q, हेंस चेक वेदर ABCD इज अ रेक्टेंगल और नॉट। अरे भाई लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। आपको पहले तो p और q निकालना है। अब p और q कैसे निकालना है वो बता देता हूँ, रेक्टेंगल पे तो बाद में आएंगे। ठीक है, सबको पता रहेगा रेक्टेंगल है यानी कैसे चेक करोगे? डायगनल्स, अगर डायगनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, अगर डायगनल इक्वल नहीं आए तो वो पैरेललोग्राम है सिर्फ। ओके, ठीक है, उस पे तो बाद में आ जाएंगे। तो पहले अपने को पी और क्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे ना, ये तरीका याद रखो, ये बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, तरीका याद रखो। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी पैरेललोग्राम की, कि जो डायगनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि ये जो ओ है ना, ये ओ क्या है? AC का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओ क्या है? DB का मिड पॉइंट। ठीक है, तो अगर मुझे O के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं तो मैं Q और P मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लूंगा। पर सर O के कोऑर्डिनेट्स किधर से लेके आए हम? तो भाई AC से लेके आओगे ना। देखो ये तुम्हारा x1 y1, ये तुम्हारा x2 y2 और यहाँ पर तुम्हारा x और y पहले से है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x आएगा तुम्हारा 6 प्लस 9 अपॉन में 2, यानी कि 15 अपॉन 2 आ गया तुम्हारा x। y निकालते हैं, y होगा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y आएगा, y1 कितना है 1, y2 कितना है 4 अपॉन में 2, यानी कि 5 अपॉन में 2 आ चुका है x और y। अब मैं आता हूँ BD लाइन के ऊपर। अब BD लाइन का भी ये मिड पॉइंट ही है, तो जब मैं ये फॉर्मूला BD लाइन के ऊपर लगाऊंगा, जब मैं BD लाइन के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा x1 वगैरह चेंज हो जाएगा ना, x1 y1 ये सब चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज कर लेता हूँ पहले तो मैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये तुम्हारा x1 y1 बोल देता हूँ, ये तुम्हारा x2 y2 बोल देता हूँ। तो x कितना है 15/2 इक्वल टू x1 कितना है 7, x2 कितना है p। तो मिल जाएगी वैल्यू। अभी तुमको समझे कि नहीं कैसे कैसे करना है? अब समझ गए रहोगे हर कोई, अब हर कोई समझ गया रहेगा। 15 में से 7 माइनस करोगे 8 आंसर आएगा, तो p की वैल्यू आ गई 8। फिर क्या पूछा है? q। अब q के लिए y लगाना पड़ेगा, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y की वैल्यू क्या निकाली अपन ने 5/2। y1 कितना है q, y2 कितना है 2 अपॉन में 2, कट कट 2 को भेजा माइनस में जाएगा,
तो 3 इज इक्वल्स टू क्यू। लो भाई, क्वेश्चन का पहला पार्ट तुम्हारा सॉल्व। पी और क्यू तुमने निकाल लिया, पी और क्यू तुमने निकाल लिया। अब चेक करना है एबीसीडी रेक्टेंगल है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे भाई? ये एसी और बीडी का डिस्टेंस निकाल के। तो पहले तो मैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ फटाफट। ये क्यू हटा देता हूँ, पी हटा देता हूँ, ठीक है। पी कितना आया था अपना? पी आया था 8। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो क्यू है ना, यहाँ पर क्यू है। तो कितना है क्यू? 3। और पी कितना है भाई? 8। ओके। अब मैं निकालता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से आंसर। तो मुझे अगर AC का डिस्टेंस निकालना है तो ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। ठीक है, फटाफट AC का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। थोड़ा इसको नीचे कर लेंगे बाद में। चलो, AC का डिस्टेंस होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज एक एक करके पुट कर देंगे। तो अंडर रूट x2 क्या है मेरी जान? x2 है 9, x1 है 6। तो 9 में से 6 माइनस कर देंगे हम लोग, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। प्लस y2 क्या है? 4 माइनस y1 क्या है? 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 कितना होता है? 18। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ना, जगह भी कम है वैसे भी डायरेक्टली लिख लेते हैं 18 अंडर रूट ऑफ 18। अब मुझे पता है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मत ज़रूरत नहीं सिंप्लीफाई करने की, अपन डायरेक्टली दूसरा डायगोनल निकाल लेंगे। वो सेम ही आना चाहिए ना, अंडर रूट ऑफ 18 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा डायगोनल निकालते हैं BD। अब BD के लिए, अब BD के लिए मार्किंग करेंगे अपन, BD के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2। अब इन मार्किंग के साथ अपन सॉल्व करते हैं। तो BD के फॉर्मूला, अब मैं फॉर्मूला आपस नहीं लिख रहा, डायरेक्टली पुट करूंगा। सेम फॉर्मूला वैसे भी x2 माइनस x1 बराबर। तो x2 है 7, x1 है 8। 7 में से 8 गया होल स्क्वायर प्लस, मुझे इधर ही लग रहा है कि अलग आने वाला है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये बनने वाला है अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये तो नहीं है आंसर, घंटा। ये आंसर आ गया तुम्हारा √2, जो कि मैच नहीं हो रहा। तो ये एक पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम ही रहेगा क्योंकि इसके डायगोनल अनइक्वल है, रेक्टेंगल नहीं है। नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, रीजन में लिखोगे, रीजन में लिखोगे सिंस द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर डायगोनल्स इक्वल आते तो वो एक रेक्टेंगल होता। ठीक है, ये अब असर्शन रीजन है, असर्शन रीजन कर लेते फटाफट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाँ बराबर है। देखो, है इजी है वैसे तो। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2 इज। अच्छा, तो असर्शन तो चेक करना पड़ेगा ना भाई, ये सही है या नहीं, चेक तो करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है? ए बी, ए बी एक लाइन है जिसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। रेशियो क्या है उसका? 1:2, 1:2। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,2 और बी के कितने हैं? -1,1। ये तुम्हारा x1 y1 x2 y2 बराबर। ये तुम्हारा x, ये तुम्हारा y, ये m1 और m2। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि x और y यही आ रहे हैं या नहीं। तो चेक करते हैं भाई। x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। x तो कितना आ रहा है भाई? x1 क्या है? 1 प्लस, और x2 क्या है? माइनस का 1 अपॉन में 2। ये तो जीरो बन जाएगा, ये तो जीरो बन जाएगा भाई सीधा सीधा। तो ये जीरो है क्या? नहीं है। तो मैं इधर ही बोल देता हूँ ये रॉन्ग है, असर्शन रॉन्ग है। तो एक ही ऑप्शन बचता है तुम्हारा, डी करेक्ट है भाई, चलेगा। और क्या है रीजन? पढ़ लो ना, रीजन क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन द रेशियो m1:m2 आर। बराबर है, फॉर्मूला दे रखा है उन्होंने, x का फॉर्मूला दे रखा है। देखो जो अपन ने अभी यूज किया, ये y का फॉर्मूला दे रखा है। वो बोल रहे हैं कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। करेक्ट है भाई, हम वही तो यूज कर रहे थे, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे। 1 2 3 4 5, बस 5 ही क्वेश्चन बचे। चलो हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। 5 ही क्वेश्चन बचे सिर्फ। ओके, हाँ देखो आया। फाइंड अ रिलेशन
लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था, रिलेशन वर्ड आने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का ना ये दूसरे टाइप का सवाल है, एक तो वो इक्विडिस्टेंट वाला हो गया, अब ये दूसरा, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था, इक्वेशन, ठीक है। तो आपको x और y के बीच में एक इक्वेशन फाइंड करनी है सच दैट p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b। जैसे ही ये इक्विडिस्टेंट वर्ड है, अपने को क्या करने का है, p a b, याद है कि नहीं, इसको ऐसे बनाने का, ओके, ए पी इज इक्वल टू बी पी लिखने का। इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर अपने आप आंखों के सामने आ जाएगा, बराबर है कि नहीं। यही बताया था, यही फंडा फॉलो करेंगे, देखो और कुछ नहीं करने वाला, मैं यही फंडा फॉलो करूंगा, ठीक है। सत्यम सर ने जो बताया झूठ नहीं बताया, जो है वो सच है, अभी आपके सामने हो जाएगा प्रूफ, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, ओके। तो ए पी इक्वल्स टू बी पी करना है, बराबर है, ए पी इज इक्वल्स टू बी पी करना है, अपने आप आंसर आना चाहिए कि नहीं, करते हैं, ठीक है। तो ए पी के लिए वही अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो करते क्या है, अपन स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जिससे कि वो स्क्वायर रूट कट हो जाता है, बराबर। तो ये कुछ स्टेप मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, अपना टाइम ना वेस्ट हो। स्क्वायर से ये कट होने वाला है, स्क्वायर से ये कट होने वाला है, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखता हूँ। तो AP जब अपन लिखेंगे AP, तो ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2, प्लीज पेंसिल से लिखो, मैं भी लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना, ये आदत अच्छी है भाई, लिखो। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। BP, BP के लिए ये कट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो वही वापस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, करो सॉल्व। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y प्लस ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू ये बनेगा, अरे सेम टू सेम नहीं लग रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक बार चेक करेंगे, मेरे को लग रहा है ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10y, अरे हाँ यार, लग एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन लग रहा है, हाँ वही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से वही आंसर आएगा फिर, x इक्वल टू टू प्लस वाई, एक बार चेक करते हैं, हाँ? देखो अपन ने जो ऊपर सॉल्व किया था वही क्वेश्चन लग रहा है, ये आंसर आता है या नहीं चेक करेंगे अपन, ठीक है। मतलब देखो एकदम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बस लैंग्वेज बदल दी पूरी, पर क्वेश्चन वही है, पॉइंट्स के साथ क्वेश्चन वही है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट, 49 प्लस 1 50, बराबर है 50 आया था, माइनस का 14 वाई उधर भी आया था, माइनस का 2 वाई भाई आया था, 50 किधर से आया भाई, 49 प्लस 1 50, 9 प्लस 25 34 आया था, 6x और 10y उधर भी था भाई, अरे वाह एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन है भाई, लो, ठीक है, इसको इधर भेजता हूँ, y को इधर भेजता हूँ और x को भी इधर भेजता हूँ। तो ये बनेगा 50 माइनस 34 कितना हो गया अपने पास, 50 माइनस 34 16, फिर क्या बचा यहाँ पर, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ गड़बड़ कर दी, ये y नहीं है ना, ये x है, ठीक है, ये छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर भी y नहीं है, यहाँ पर x है, ठीक है, छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में, मैं वो कुछ और बोल रहा था इसलिए, ओके। तो अब हाँ बराबर है, अभी भी ठीक है, चलेगा, बाकी सब ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, हाँ 14x को इधर भेजेंगे और 10y को इधर भेजेंगे, ठीक है। 50 में से 34 माइनस करेंगे 16 बनेगा, ये 10y इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा, ये 2y नेगेटिव ही रहेगा, ये 14 उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा और ये 6x नेगेटिव ही रहेगा। तो ये बनेगा कितना, 16 प्लस 8y और ये बनेगा 8x, आपस वही 8 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 2 प्लस वाई। देखो क्वेश्चन सॉल्व किए बिना ही अपने को आंसर पहले से पता था, ये होती है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको शायद डायरेक्ट ही सेम टू सेम दिखे, जो कि आपको पहले से आंसर पता हो, ऐसा होता है, हाँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा होता है, ठीक है। हो गया, आपको क्या पूछा था, फाइंड अ इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, फाइंड कर ली ना इक्वेशन एक्स एंड वाई के बीच में, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू का साइन एक्स और वाई के बीच में, हो गया ना खत्म। तो फंडा काम कर रहा है मेरा वाला, इक्विडिस्टेंट वर्ड आया तो ये बनाने का, AP इक्वल टू BP सॉल्व करने का, जो पूछा है वो अपने आप फॉर्म हो जाएगा। और आपको दिख रहा है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया था, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर बोल रहे हैं पॉइंट्स ए एंड बी lie on a circle, points A and B lie on a circle with center O such that AB is the diameter of the circle। जब फिगर की बात हो रही है तो फिगर बनाओ ना यार। सर्कल आ गया, सर्कल में पॉइंट्स ए एंड बी क्या है, डायामीटर। देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, ए और बी क्या है, डायामीटर। तो ए और बी क्या है, डायामीटर है। बीच में क्या होगा, सेंटर, बीच में होगा सेंटर ओ। इधर ए है, इधर बी है। तो भाई ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, बराबर ओ के क्या है 2, -3y। ठीक है भाई। बी के क्या है, बी के क्या है भाई 5, 7। आपको क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ऑल्सो फाइंड द रेडियस। y की वैल्यू मुझे बताओ। सर्कल है, ये उसका डायामीटर है, सेंटर में, सेंटर ये ओ है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो गए 1:1, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस रेडियस। तो अगर ये इक्वल है यानी ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट से क्या याद आया, मिड पॉइंट फॉर्मूला रिलेट कर पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए ये तुम्हारा x1 y1, ये कैपिटल X कैपिटल Y, ये x2 और y2। हलवा क्वेश्चन है। y देखो, आपको y फाइंड करना है ना, y वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, y वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। y क्या है तुम्हारा -3y, y1 क्या है तुम्हारा y, y2 क्या है तुम्हारा 7 अपॉन में 2, 2 को भेजा इधर, -6y इज इक्वल्स टू y प्लस 7। y को भेजा यहाँ पर तो ये माइनस में जाएगा, तो -7y बन जाएगा इक्वल टू 7। डिवीजन में जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन -7, जो कि कट हो गया -1 बनेगा। आ गया y का आंसर -1। बराबर है, बराबर है। अब मैं यहाँ पर y की जगह पे, y की जगह पे -1 अगर लिखूं, -1 क्या लिखूं, -1, तो ये कितना बनेगा, -3 और -1 कितना होता है 3। तो मैं इसकी जगह पे सीधा सीधा अब 3 लिख दूंगा। डन। आपको रेडियस फाइंड करना है तो ये OB फाइंड कर लो ना, OB। तो OB का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे अपन, वही √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हाँ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो √x2, अच्छा यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल मिट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा x1 y1 है अभी, और ये तुम्हारा x2 y2। ठीक है, तो x2 है 5 में से 2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 में से 3 माइनस का होल स्क्वायर। ये बन रहा है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16, जो कि होता है √25, और जो होता है 5 का स्क्वायर। तो कितना आया, 5 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर नहीं दे रखा, यूनिट्स होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा यूनिट्स होता है। OB इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। डन। हलवा क्वेश्चन हो गया। तो आपने जैसे वो डायमीटर से डायग्राम बनाया तो आपको समझा ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आपको याद है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला पुट करके y मिल गया। y यहाँ पर लिखा, वैल्यू y का वैल्यू लिखा यहाँ पर, तो OB से फिर अपन ने रेडियस फाइंड कर लिया। डन, चलेगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे अपने, 2 3 बचे हैं। ठीक है, उसमें से तो 2 तो MCQ है अपने, ये लास्ट ही क्वेश्चन मान लो फिर। ठीक है, हो गया क्लास, 5 मिनट 10 मिनट बस। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो क्या होगा, k:1। क्या अपन ने आगे क्वेश्चन पढ़ा, पर फिक्स रूल है कि नहीं। ठीक है, फिक्स पैटर्न है, k:1 रेशियो मानना है। ठीक है, ये तुम्हारा m1, ये तुम्हारा m2, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं अब। इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, नाम नहीं दिया, ए और बी खुद से मान लो। तो मैं खुद से बना लूंगा यहाँ पर ए और बी। मैंने कोई क्वेश्चन आपको बिना डायग्राम के करवाया क्या, तो आप भी वही आदत डालो ना। अगर मेरे से सारे क्वेश्चन सही बन रहे तो किसी कारण से बन रहे, क्योंकि मेरा तरीका ऐसा है, तो आप भी करो। ठीक है, x1 y1 x2 y2 क्या पूछा है, डिवाइडेड बाय द y एक्सिस, किया ना ऐसा क्वेश्चन। y एक्सिस से डिवाइड हो रही है, y एक्सिस से डिवाइड हो रही है। इस पॉइंट को अगर मैं c बोलूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स में x क्या होगा, 0, और y फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको रेशियो फाइंड करना है। y पूछा भी है क्या, y तो पूछा ही नहीं है, सिर्फ रेशियो फाइंड करना है। तो इतना तो दिमाग लगाओ कि x का फॉर्मूला यूज करना है। तो x का फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हमने प्रैक्टिस इतनी कर ली कि अब क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए हैं। ठीक है, बढ़िया सी प्रैक्टिस हो गई है, 6 मार्क्स आपके खाते में है, जाने देना नहीं है। m1 कितना है k,
m2 कितना है, सॉरी सॉरी x2 कितना है -1, m2 है 1 और x1 कितना है 5 अपॉन में k प्लस 1। k प्लस 1 जाएगा 0 के पास तो वो तो 0 ही बन जाएगा। k इंटू -1 माइनस का k प्लस का 5। अरे वही तो क्वेश्चन है यार, वही तो क्वेश्चन है भाई। देखो दो क्वेश्चन 2 साल से रिपीट हो रहे हैं इस चैप्टर के। आप समझ रहे हो उन लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है क्या देने के लिए, बोर्ड वालों के पास। 2025 2024 में 2 क्वेश्चन हमको सेम मिल गए। बढ़िया है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन किया था पहले भी। सही है, मजा आ गया। चलो आगे। assertion, point P is the point of intersection of the y-axis with the line this. Okay. Reason, the distance of point P from the x-axis is 2 units. अच्छा, ठीक है। देखो पहली बात तो अपने को इतना समझ गया, इन दोनों का कुछ संबंध नहीं है। ठीक है, तो रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो अपने को पता है। आप ना डायरेक्टली वैसे तो आप डायरेक्टली बी ऑप्शन या तो डी ऑप्शन में से कोई होगा ये सोच सकते हो, क्योंकि असर्शन ट्रू है या नहीं ये अपने को नहीं पता, वो अपन चेक कर लेंगे। पर रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, पर रीजन ट्रू तो है ना। ये जो पॉइंट पी है, अभी हमने पढ़ लिया है ग्राफ, पी पॉइंट अगर 0,2 है, 0,2 मतलब यहाँ पर होगा वो पी पॉइंट, तो एक्स एक्सिस से तो 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर ही है। तो ये तो ट्रू है, रीजन ट्रू है। अपने को असर्शन चेक करने का है बस। करते हैं भाई, असर्शन चेक करते हैं। क्या है, पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन दिस। अच्छा, देखो अब बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस इक्वेशन की जो लाइन है ना, इस इक्वेशन की जो लाइन है उस पे लाई करता है। सर ऐसा तो नहीं लिखा है। अरे तो अगर मैं आपको पूरा स्टेटमेंट डिटेल में समझाऊं तो ऐसा हो रहा है, देखो ये आपका ग्राफ, इस लाइन से एक इक्वेशन बनेगी, मान लो ऐसी बन रही है। तो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से जो लाइन बन रही है उसको वाई एक्सिस एक पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट पी बोला जा रहा है। वो पॉइंट पी बोला जा रहा है। आपको चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं। कैसे चेक करोगे, अरे इक्वेशन में अगर ये वैल्यू पुट करके LHS और RHS मैच हो रहा है तो ट्रू है, वरना नहीं है। करके देखते हैं, 0 और 2 पुट करो। x की जगह पे 0, y की जगह पे 2, क्या सेम आ रहा है, ये 0 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। LHS RHS मैच हो रहा है ना, तो ये ट्रू है। तो assertion and reason are true, correct, are true, but reason is not the correct explanation। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो, assertion रीजन इजी बना दिया, पूरा पूरा चैप्टर इजी हो गया, अब सब समझ आ रहा है सर। आगे बढ़ते। ये एक तो होमवर्क है आपके लिए। देखो ये वही क्वेश्चन याद आया, ठीक है। ये भी रिपीट हो गया, देखो 2 साल पहले ये भी रिपीट हो गया, तो देख रहे हो कितने सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ठीक है। ओके, ये क्या है भाई, द पॉइंट्स -4,0, 4,0 एंड 0,3 आर द वर्टाइसेस ऑफ। अच्छा, इनमें से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, बना लो ना रफली रफली, ऐसा रफली बना लो। मतलब मेरे को तो समझ रहा है कौन सा है। अगर किसी को नहीं समझ रहा ना, जिनका नहीं एकदम इतना अच्छा माइंड ग्रास्पिंग पावर नहीं है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट -4,0 यानी इधर पर आएगा, इस पे आएगा -4,0, 1,4,0, 1,4,0 यहाँ पर आ जाएगा। ज़्यादा हो गया दूर ना, 4 मतलब 1 2 3 4, इधर इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। और ये सी 0,3, 0,3 यानी इधर किधर तो आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्रायंगल बनने वाला है, ये इधर, ये इधर। अब मुझे बताओ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, अलग कैसे हो सकता है। देखो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4,0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,3, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0, बराबर है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है, इधर भी ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है, इधर पर भी ये 4 यूनिट का डिस्टेंस है, ये तो दोनों में सेम है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो परपेंडिकुलर दोनों में सेम है, बेस दोनों में सेम है, तो हाइपोटेनस कैसे अलग हो जाएगा। तो हाइपोटेनस भी तो सेम रहेगा ना, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसी के साथ मेरे ख्याल से हमने इनफ क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इस चैप्टर के बारे में, वेरियस टाइप के सवाल कर लिए हैं। अब आपकी प्योर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनको मिनिमम 3 बार रिपीट करना है, रिसॉल्व करना है 3 बार मिनिमम। ओके, उसके बाद और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, करिए, गुड फॉर यू। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
मिलते हैं कल के लेक्चर में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।